जय हिंद साथियों, आप सबको चाणक्य क्लासेस बरवाटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। उस कोशिका के कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज एक नए ऑर्गेनल्स के बारे में आप सबको मैं पढ़ाने वाला हूं। आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। उस ऑर्गेनल्स के बारे में आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। उस ऑर्गेनल्स के नाम है क्रोमोजोम अर्थात गुणसूत्र। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणसूत्र होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें कोशिका की, तो साथियों यह क्या है, एक कोशिका। कौन सी कोशिका की बात करें साथियों, हम लोग कर रहे हैं जंतु कोशिका। कैसी कोशिका की बात कर रहे हैं, तो जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यह मान के चलो एक हमारे पास कैसी कोशिका है, जंतु कोशिका है। इस जंतु कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है उसको हम लोग बोलते हैं साथियों कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब इसी कोशिका झिल्ली के अंदर जो होता है ना, कोशिका के नियंत्रक होता है, नियंत्रक ऑर्गेनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। इसी केंद्रक के अंदर जो होता है ना, क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे ना इस टाइप में क्या रहेगा, क्रोमैटिन पदार्थ होता है। यह कौन सा पदार्थ होता है साथियों, तो यह क्रोमैटिन पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ठीक है, क्रोमैटिन पदार्थ होता है। इस क्रोमैटिन पदार्थ की अगर हम खोज की बात करते हैं, तो यह क्रोमैटिन पदार्थ का खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो कौन किया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, इसका खोज किसने किया था, वाल्टर फ्लेमिंग ने इसका क्या कर दिया था, खोज कर दिया था। किसका, तो यह क्रोमैटिन पदार्थ का खोज कौन किया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। अब देखो, क्रोमोजोम की बात है, क्रोमोजोम बनता कैसे है, उस क्रोमोजोम को कोशिका के अंदर निर्माण होता कैसे है, तो यह जो क्रोमैटिन पदार्थ है ना, इसी क्रोमैटिन पदार्थ में कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन, ठीक है, जब क्रोमैटिन पदार्थ में जब कोशिका विभाजन होता है ना, अगर हम बात करते हैं क्रोमैटिन पदार्थ में जब कोशिका विभाजन होता है, तो उस कोशिका विभाजन के दौरान ही क्रोमैटिन पदार्थ किस में बदल जाते हैं, तो गुणसूत्र में बदल जाते हैं। या किस में बदल जाता है, गुणसूत्र में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा साथियों, गुणसूत्र में बदल जाएगा। और यह कोशिका विभाजन की किस अवस्था में बदलता है, तो कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में बदलता है। मेटाफेज, मेटाफेज अवस्था में जो है ना, यह क्रोमैटिन पदार्थ किस में बदल जाता है, तो गुणसूत्र में बदल जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमैटिन पदार्थ क्रोमोजोम में चेंज हो जाते हैं, तो कौन सा होता है, मेटाफेज अवस्था जो होती है ना, उसी मेटाफेज अवस्था में यह क्रोमैटिन पदार्थ क्रोमोजोम में बदल जाता है। और यह क्रोमोजोम जो है साथियों, जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। किसमें, जंतु तथा पादप दोनों में। ठीक है, जंतु कोशिका की बात करें या हम पादप कोशिका बोले, दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका या पादप कोशिका दोनों में। ठीक है, तो यह जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है कौन, क्रोमोजोम। अब किसी भी जंतु हो या वो पादप हो या कोई भी जीव हो, उसमें क्रोमोजोम की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, क्रोमोजोम की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। तो साथियों, हम लोग अब बात करते हैं क्रोमोजोम अर्थात गुणसूत्र का। तो चलिए हम लोग गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं। गुणसूत्र होता क्या है, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्रोमोजोम की, क्रोमोजोम होता क्या है अर्थात गुणसूत्र होता क्या है। ठीक है, चलिए गुणसूत्र की बात करते हैं। अगर हम इसको गुणसूत्र लिख दें, ठीक है, चलिए अब गुणसूत्र की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसका खोज कौन किया था। गुणसूत्र में पहला पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणसूत्र का खोज किसने किया था। तो गुणसूत्र का जो खोज है साथियों, स्ट्रास बर्गर ने किया था। कौन किया था, स्टार्स बर्गर ने किया था। कब किया था, 1875 में किया था। स्टार्स बर्गर, स्टार्स बर्गर ने खोज किया था। ठीक है, स्टार्स बर्गर ने खोज किया था। कब किया था साथियों, तो 1875 में इसका क्या किया था, खोज किया था। लेकिन इसका नामकरण करने का काम कौन किया था, दूसरा व्यक्ति किया था। नामकरण, इसका नामकरण जो है ना वाल्डेयर ने किया था। कौन किया था,
वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर ने कब किया था? तो 1888 में इसका नामकरण का रख दिया, गुणसूत्र रख दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा गुणसूत्र की पहली जानकारी किसने दिया? तो स्ट्रासबर्गर ने दिया। लेकिन उसकी पूरी तरीका से व्याख्या करने का काम कौन किया था? तो देखो वाल्डेयर जो था ना, इसका व्याख्या भी किया था। पूरी तरीका से गुणसूत्र का व्याख्या करने का काम कौन किया था साथियों? तो वाल्डेयर ने किया था। कब किया था? 1808 में। अब इसी वाल्डेयर ने उसका नाम का रख दिया था, गुणसूत्र रखा था, अर्थात क्रोमोजोम रखा था। अगर हम बात करते हैं गुणसूत्र की इकाई, इस गुणसूत्र की इकाई क्या होता है, मतलब गुणसूत्र को अगर हम छोटे से छोटे भाग में तोड़े तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे? तो गुणसूत्र का जो इकाई होता है साथियों, वो क्या होता है? तो जीन होता है। ठीक है, क्या होता है? तो वह साथियों जीन होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ गुणसूत्र की इकाई क्या होता है? जीन होता है। अब देखो कैसे जीन होता है। हमारे पास क्या होता है? कोशिका। मेरे पास साथियों का होता है कोशिका। इस कोशिका के अंदर अंदर क्या पाया जाता है? तो केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। अब इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है साथियों? डीएनए। अब इसी डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन। अर्थात हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम का इकाई क्या है? जीन। इसका इकाई क्या है? जीन। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ क्रोमोसोम का इकाई क्या है? तो क्रोमोसोम का इकाई क्या होता है साथियों? जीन होता है। क्रोमोसोम की इकाई क्या होता है? जीन होता है। यह क्रोमोसोम जो होता है ना, गुणसूत्र जो बना होता है, किससे बना होता है? तो यह जो बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए प्लस का बना होता है? प्रोटीन। तो देखो गुणसूत्र जो बना होता है ना, किससे मिलके बना होता है? तो गुणसूत्र जो होता है डीएनए तथा प्रोटीन से मिलके बना होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है साथियों? तो ये भी याद रखना, इसमें प्रोटीन की बात करें तो कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? डीएनए में। एक बात आपको याद रखना है, इस क्रोमोजोम में, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन किसमें होता है? क्रोमोजोम में ना। इस क्रोमोजोम में आरएनए नहीं पाया जाता। पहला पॉइंट याद रखना, नोट करके ना, नोट करके याद रखना कि इसमें आरएनए नहीं पाया जाता, राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। इसमें साथियों आरएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें साथियों डीएनए तथा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम बात करते गुणसूत्र का कितने भाग होते हैं, अगर हम क्रोमोसोम की भाग की बात करें तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अगर हम पहला बात करें, जो ये क्रोमोसोम होता है, अगर इसकी पहली बात करें तो उसको हम आउटर लेयर बोलते हैं। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? पेलिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेलिकल। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा क्या होता है? मैट्रिक्स। क्या होता है? तो दूसरा होता है मैट्रिक्स। और तीसरा क्या होता है? क्रोमैटिड होता है। क्रोमैटिड। इसी क्रोमैटिड को हम लोग अर्ध गुणसूत्र भी बोलते हैं। इसी क्रोमैटिड को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। अगर हम बात करें इस गुणसूत्र में, तो गुणसूत्र के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो गुणसूत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है पेलिकल, दूसरा होता है मैट्रिक्स, और तीसरा क्या होता है? अर्ध गुणसूत्र अर्थात क्रोमैटिड होता है। अब देखो पेलिकल क्या होता है? तो यह पेलिकल जो होता है ना, यह बाहरी परत होता है। कौन सी परत होता है? तो यह क्या होता है? बाहरी परत होता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि क्रोमोसोम का जो बाहरी परत होता है, उस बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पेलिकल बोलते हैं। बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? तो पेलिकल बोलते हैं। और इसी पेलिकल के अंदर जो होता है मैट्रिक्स होता है, जो द्रवित भाग होता है। या कैसा होता है? द्रवित भाग ना, यह द्रवित भाग होता है, यानी इसमें द्रव के समान होता है। ठीक है, यह द्रवित भाग का होता है मैट्रिक्स। यानी हम कह सकते हैं जो गुणसूत्र जो होता है ना, गुणसूत्र के बाहरी भाग जो पेलिकल होता है, उसके अंदर के जो द्रवित भाग होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? तो मैट्रिक्स बोलते हैं। और फिर आगे बात करें तो क्या होता है? क्रोमैटिड। यहाँ पे देखो क्रोमैटिड क्या होता है, तो वहां पे गुणसूत्र जो होता है ना, गुणसूत्र की पूरी लंबाई, मतलब जितना गुणसूत्र है उसकी पूरी लंबाई की 2 धागे रूपी संरचना होती है। यानी गुणसूत्र के समान ही उसकी पूरी लंबाई के 2 धागे नुमा संरचना होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? क्रोमैटिड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। अब देखो क्रोमैटिड में होता क्या है, यहाँ पे देखो मान के चलो एक यह क्रोमैटिड है और एक यह क्रोमैटिड है, ऐसे ना, इसको अच्छे तरीका से बनाते हैं। या ऐसे है,
इस तरीका से। दो क्रोमैटिड है ऐसे, देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। अब दो क्रोमैटिड है, इसके अंदर ना अगर हम बात करें इसको और अच्छे से बना दे, ऐसे ऐसे ना, इसके अंदर देखो द्रव भी होता है, इसके अंदर क्या होते हैं तो लिक्विड्स भी होते हैं, ऐसे ना, इसके अंदर क्या होते हैं, लिक्विड होंगे। ठीक है साथियों, क्या होता है, लिक्विड होता है। इसी लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, तो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाहरी भाग जो होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पेलिकल इसके बाहरी भाग को ही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, ये दोनों क्रोमैटिड है। अगर हम बात करें इसकी ऊपरी भुजा जो होती है ना, अगर हम बात करेंगे इसको ऊपरी भुजा, तो क्या होती है, छोटी होती है, जबकि नीचे वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो हम ऊपरी भुजा को बोल सकते हैं वो शॉर्ट आर्म है, और निचली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग आर्म है। तो शॉर्ट आर्म जो होता है ना, उसको हम लोग पी भुजा बोलते हैं। अगर ये क्या है, शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी भुजा के नाम से भी जानते हैं। निचला जो होता है यह कैसा होता है, तो लॉन्ग आर्म होता है। यह कैसा होता है, लॉन्ग आर्म। इसको हम लोग क्यू भुजा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू भुजा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ उस क्रोमैटिड के ऊपरी भाग यानी ऊपरी भुजा जो होती है वो कैसी होती है, लंबाई में तो वह छोटी होती है, जबकि निचली भाग लंबाई में कैसी होती है, बड़ी होती है। और दोनों जहां पे मिलते हैं ना, दोनों क्रोमैटिड जहां पे मिलते हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। अब इस क्रोमोजोम का जो शीर्ष वाले भाग होते हैं ना, या शीर्ष वाले भाग को हम लोग टेलोमियर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेलोमियर। तो क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ गुणसूत्र के जो होता है ना, क्रोमोजोम के शीर्ष भाग को क्या बोलते हैं, तो टेलोमियर बोलते हैं। जहां पे दो क्रोमैटिड मिलते हैं साथ ही उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। उस क्रोमैटिड जो होता है ना, उसके बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। उस पेलिकल के अंदर जो द्रवित भाग होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और यह पेलिकल जो होता है ना, बाहरी आवरण तो लगभग प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है साथियों, तो यह प्रोटीन का बना होता है। अगर हम बात करें इस पी भुजा और क्यू भुजा को ना, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर आर्म के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर आर्म ना, या सिस्टर क्रोमैटिड बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड ना, सिस्टर क्रोमैटिड के नाम से किसको जानते हैं, तो पी भुजा और क्यू भुजा को जानते हैं। बात आ गई समझ में। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कभी कि दो क्रोमैटिड जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, पी भुजा, जिसकी लंबाई छोटी होती है। निचले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू भुजा, जिसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। इस पी भुजा और क्यू भुजा को हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड के नाम से जानते हैं। उस क्रोमैटिड के बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साथियों फेलिकल बोलते हैं। उसके आंतरिक भाग जो होता है, द्रवित भाग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी में वो क्या होता है, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अर्थात क्रोमोजोम किससे मिलकर बना होता है, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमोजोम की संख्या जो होती है ना, किसी भी जीव जंतु में निश्चित होती है। मतलब ये नहीं है कि जीव जंतु में अंधाधुन हो जाए, जिसे मान के चलो घटते बढ़ते रहता है, नहीं। क्रोमोजोम की संख्या घटते बढ़ते नहीं रहती है। क्रोमोजोम की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। अगर हम मानव की बात करें, किसमें, मानव की अगर हम बात करते हैं, मानव में जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम कितना होता है, 46 होता है, अर्थात 23 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है, 23 जोड़ी होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ मानव में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होता है, तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। अगर ये 23 जोड़ी की बात करें तो इस 23 जोड़ी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं साथियों, दो भागों में बांटते हैं। एक तो क्या होता है, मेल और फीमेल में दोनों में समान होता है, और एक पेयर का होता है कि दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। जो समान होता है उसको अलैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र, गुणसूत्र। ऑटोसोम क्रोमोजोम ना, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट होता है उसको हम लोग साथियों बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, लैंगिक गुणसूत्र।
लैंगिक गुणसूत्र, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेट्रोसोम बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है, जो भिन्न भिन्न होता है, उसका नाम क्या होता है साथियों, सेक्स क्रोमोजोम होता है। अगर हम बात करते हैं ऑटोसोम ना, इस ऑटोसोम में कितना जोड़ी होती है, तो 22 जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी जोड़ी होती है, तो 22 जोड़ी होती है। अगर हम बात करें सेक्स क्रोमोजोम में तो कितनी जोड़ी है, तो यहाँ पे एक जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, तो यहाँ पे एक जोड़ी होती है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि बताओ लैंगिक गुणसूत्र कितने जोड़ी होती है, तो लैंगिक गुणसूत्र एक जोड़ी होती है। ठीक है, जबकि अलैंगिक गुणसूत्र कितनी जोड़ी होती है, अलैंगिक गुणसूत्र 22 जोड़ी होती है। और यह 22 जोड़ी कौन होती है, तो 22 XX होती है। कौन सा क्रोमोजोम होता है, XX क्रोमोजोम होता है। और इसमें जो सेक्स क्रोमोजोम होता है, इसमें अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम जो होता है ना, अलैंगिक गुणसूत्र होता है ना, ये दोनों में अलग अलग होता है। मेल में अलग होगा, यानी पुरुष में, या जिसको नर बोलते हैं ना, इसको नर लिख देते हैं, और इसको क्या लिख देते हैं, मादा लिख देते हैं। ठीक है, यानी मेल और फीमेल में। तब नर में जो होता है ना, यह क्रोमोजोम होता है एक्स और वाई। क्या होता है, एक्स और वाई होता है। और यहाँ पे क्या होता है, मादा में एक्स एक्स होता है। ठीक है, मादा में क्या होता है, एक्स एक्स। तो क्वेश्चन पूछ ले, बताओ मादा में जो क्रोमोजोम होता है, लैंगिक क्रोमोजोम, वो क्या होता है, तो एक्स एक्स होता है। अब पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई होता है। अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई का, तो एक्स क्रोमोजोम जो होता है ना, कैसा होता है, यह बड़ा होता है। कैसा होता है, तो यह लार्ज होता है ना, लार्ज होता है, या क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, लेकिन जो वाई क्रोमोजोम होता है, शॉर्ट होता है। कैसा होता है, मतलब यह क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यानी कैसा होता है साथियों, तो यह छोटा होता है। कौन, तो वाई क्रोमोजोम। वाई क्रोमोजोम जो होता है ना, वह लिंग निर्धारण का काम करता है। कौन सा काम करता है, लिंग निर्धारण ना। तो यहाँ पे जो पिता के जो क्रोमोजोम होते हैं, ये वाला ना, यह जो पिताजी का जो क्रोमोजोम होता है, यह क्या करता है, लिंग निर्धारण का काम करता है। यह किसका काम करता है, तो यह साथियों लिंग निर्धारण का काम करता है। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण का काम करता है। अर्थात वो मेल हो या फीमेल हो, किस पे डिपेंड करेगा, तो पिता के क्रोमोजोम में करेगा। कौन, एक्स और वाई में। ठीक है, अगर मान के चलो पिताजी के क्रोमोजोम में जैसे एक्स चला गया, तो अगर एक्स एक्स मिल जाएगा, तो वहां पे गर्ल्स का निर्माण होगा। मतलब जब एक्स एक्स मिलेगा तो क्या बन जाएगा, मादा बन जाएगा। और जब एक्स वाई मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, नर बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई क्रोमोजोम का होता है शॉर्ट होता है, और एक होता है ज्यादा गति करता है ना, यह कैसा होता है, गतिशील होता है। और वह जो एक्स क्रोमोजोम होता है साइज में बड़ा होता है, जो क्या करता है, और क्रोमोजोम जो होते हैं ना, वाई क्रोमोजोम को क्या करता है, वह भोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड प्रोवाइड करने का काम कौन करता है साथियों, तो एक्स क्रोमोजोम करता है। और वाई क्रोमोजोम का होता है गतिशील होता है। जब रिप्रोडक्शन का काम होता है ना, जनन की क्रिया होती है, उस दौरान वो क्या होता है, बहुत तेजी से गति करता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें टेल भी पाया जाता है, ताकि उसको गति करने में क्या हो, आसान हो। तो साथियों यह रहा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम से यहाँ से बहुत ही प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्न को मैंने डिटेल से बताया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार दो बार जरूर करके अच्छे से देखें और नोट बना ले, ताकि तुमको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। हम पूरे इसको बारीकी ढंग से बताए हैं। अब इसके बाद आगे जो और ऑर्गेनल्स बचे हुए, उसमें पार्टिकुलर हम एक एक ऑर्गेनल्स का वीडियो बनाएंगे। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और नए अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है या ना लग रहा है। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे मैथ और साइंस का भी पीडीएफ मिलता है, मैथ भी पढ़ाया जाएगा साथियों। ठीक है, या बेसिकली एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। सबों को जय हिंद, थैंक यू।